नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद टीकी में। और यहाँ पर आज हम बात करने वाले हैं एस्टेट पीआरटी एग्जाम जुलाई 2025 के लिए पर्यावरण अध्ययन की एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक जो कि होगा प्राकृतिक संसाधन, नेचुरल रिसोर्सेज। और यहाँ पर एक बात आपको जानना जरूरी है कि 2011 से लेकर 2023 तक जितने भी प्रश्न इस टॉपिक से पूछे गए हैं वो एक साथ आज के इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं, ताकि आपकी जो तैयारी है वो काफ़ी बेहतर हो पाए, एक साथ आप देख पाएं इन सभी प्रश्नों को। तो चलिए बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और बढ़ते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर है, जल किस प्रकार का प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर देखिए, प्राकृतिक संसाधन जो होते हैं यहाँ पर हमारे कई प्रकार के हो सकते हैं। इनको मुख्य रूप से हम दो श्रेणी में बांटते हैं, जिसमें हम नवीकरणीय, अनवीकरणीय इन्हें कहते हैं। नवीकरणीय उन्हें कहते हैं जिन्हें हम वापस से पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो नवीकरणीय होते हैं। जिन्हें दोबारा हम प्राप्त नहीं कर सकते हैं, वो हमारे अनवीकरणीय होते हैं। तो देखिए, जल किस प्रकार का है। तो जल की यदि यहाँ पर बात की जाए तो जल को यदि हम देखें तो जल चक्र के माध्यम से जल जो होता है हमें वर्षा के रूप में प्राप्त होता है। वर्षा का जल जो होता है भूमि के अंदर रिस करके जमीन के अंदर पहुंचता है, उसका उपयोग हम करते हैं और उसके बाद में अगले वर्ष अगले मानसून के दौरान फिर हमें ये प्राप्त हो जाता है। तो जल यहाँ पर जो होगा ये आता है एक प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत, परंतु नवीकरणीय संसाधन इसे कहेंगे। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर हो जाता है उत्तर। चलिए अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, जैव ईंधन जो होता है ये किससे प्राप्त होता है। तो यहाँ पर खनिज तेल, पेट्रोलियम, पौधों और जीवों या फिर कोयला। तो देखिए, जैव ईंधन की यदि बात की जाए तो जैव ईंधन नाम से स्पष्ट है, यहाँ पर जैव मतलब जीवों से। अब जीव के अंतर्गत हमारे पेड़ पौधे भी आते हैं, वनस्पतियां भी आती हैं और जीव जंतु अपशिष्ट भी आते हैं। तो ये सारी चीजें जो है जिनसे हमें जीवों से प्राप्त ईंधन जो होते हैं उन्हें हम यहाँ पर पौधे और जीवों की श्रेणी में रखेंगे। तो यहाँ पर हो जाता है ऑप्शन नंबर सी प्रश्न के लिए उत्तर। इनमें से कौन सा प्राकृतिक संसाधन है। तो यहाँ पर सीमेंट है, बायोगैस है, प्लास्टिक है, लोहा। तो देखिए, इन चारों विकल्पों में से बात की जाए तो जो लोहा होगा वो हमारे प्राकृतिक संसाधन में आएगा, क्योंकि ये एक प्रकार का खनिज तत्व है और ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। तो इसे हम यहाँ पर प्राकृतिक संसाधन में रखेंगे। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, जंगलों के विनाश के लिए मुख्य रूप से कौन सी गतिविधियां जो है वो जिम्मेदार है। तो यहाँ पर देखते हैं, खनिजों की खुदाई है, बांस से टोकरी बनाना है या फिर बांध का निर्माण है, कृषि के लिए भूमि तैयार करना। तो देखिए, कौन सी गतिविधियां जिनमें जंगलों का विनाश होता है। तो यदि हम देखें तो इसके विकल्प हमारे लिए कुछ इस प्रकार से हैं, जैसे कि विकल्प ए हुआ, विकल्प बी हुआ और ए और बी हुआ, सी हुआ, डी हुआ। प्रश्न को एक साथ थोड़ा सा देखना मुश्किल होगा, मैं आपको विकल्प आपके सामने भी रखूंगा, परंतु यहाँ पर हम बात करते हैं जंगल के विनाश की। तो देखिए, जब खनिजों की खुदाई होती है तो निश्चित रूप से वहां पर जंगल जो होते हैं उन्हें काटा जाता है। तो निश्चित रूप से ए वाला इसमें शामिल होगा। अब बांस से टोकरी बनाना, तो यहाँ पर ये इतना जिम्मेदार नहीं है, इसमें कोई ज्यादा जंगल नहीं विनाश होता है। तो यहाँ पर बांध का निर्माण, अगला जो है बांध का निर्माण। देखिए, बांध का निर्माण होता है तो बड़े क्षेत्र पर यहाँ पर वनों को हटाया जाता है, जंगलों को काटा जाता है। कृषि के लिए भूमि तैयार करना, तो इसमें भी यहाँ पर ये चीजें होती है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो विकल्प ए और सी और डी, ये तीन विकल्प जो होंगे ये हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। तो ऑप्शन नंबर ए सी डी के रूप में हमारा उत्तर रहेगा। चलिए अब इसके विकल्पों को देखिए। तो ये हैं इसके विकल्प, और विकल्प थोड़ा सा यहाँ पर मिसप्रिंट है, जैसे कि यहाँ पर बी डी। तो आप यहाँ पर समझिएगा, यहाँ पर है ए और ए सी और यहाँ पर है डी। तो यहाँ पर थोड़ा सा विकल्प मिसप्रिंट हुआ, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर थर्ड जो होगा ये हमारा इसमें उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखिए, अगला प्रश्न आता है, जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए सबसे उपयुक्त तरीका क्या है। अनाज उत्पादन बढ़ाना, पवन और सौर ऊर्जा अपनाना, वन काटना या फिर कोयला जलाना। तो देखिए, यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित करने के लिए जो सबसे अच्छा तरीका यहाँ पर होगा वो होगा पवन और सौर ऊर्जा को अपनाना। जी हाँ, इन्हें अपनाएंगे तो निश्चित रूप से वनों की कटाई कम होगी, जिससे जलवायु परिवर्तन को नियंत्रित किया जा सकेगा।
आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। कौन सी प्रक्रिया जल संरक्षण में सहायक है? तो यहाँ पर है भूजल का अत्यधिक दोहन, वर्षा जल संचयन, नदी में कचरा डालना, सिंचाई का अति व्यय। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वर्षा जल संचयन, यानी कि वर्षा के जल को जब इकट्ठा करेंगे तो निश्चित रूप से ये जल संरक्षण में सहायक प्रक्रिया होगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे देखिए अगला प्रश्न आता है बायोमास से ऊर्जा का क्या अर्थ है? तो बायोमास से ऊर्जा का अर्थ क्या होगा? यहाँ पर खनिज तेल जलाना है, पेड़ फसल अवशेषों का ऊर्जा में रूपांतरण है, कोयले से बिजली जनरेशन है, नाभिक की ऊर्जा का उपयोग है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं पेड़ फसल अवशेषों का ऊर्जा में रूपांतरण, ये हमारा बायोमास से ऊर्जा का यहाँ पर अर्थ बनेगा, जिसमें विकल्प बी होगा हमारा सही उत्तर। आगे बढ़ते हैं। भारत में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत तेजी से बढ़ रहा है? तो यहाँ पर जो ऊर्जा स्रोत तेजी से बढ़ रहा है वो कौन सा होगा? कोयला, पक्षियों के द्वारा हाइड्रो पावर, या फिर सौर ऊर्जा, प्राकृतिक गैस। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा स्रोत तेजी से बढ़ रहा है वो है यहाँ पर सौर ऊर्जा। ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न आता है सीएनजी कॉम्प्रेस्ड प्राकृतिक गैस में मुख्यतः किस गैस से बनी होती है? CO2 है, मीथेन है, नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। तो देखिए यहाँ पर बात की जाए मीथेन की, तो मीथेन सीएनजी जो गैस होती है मुख्य रूप से मीथेन होती है, और इसको यहाँ पर स्वच्छ ईंधन भी हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न आता है बायोगैस संयंत्र मुख्यतः किस अपशिष्ट से ऊर्जा उत्पन्न करता है? तो इसके ऊपर हम बात कर चुके हैं। प्लास्टिक, गोबर, जैव अवशिष्ट हैं, रसायन अवशिष्ट हैं, कंक्रीट है। तो यहाँ पर उत्तर हो जाता है गोबर और जैव अपशिष्ट जो होते हैं, बायोगैस संयंत्र जो होता है इनसे ऊर्जा उत्पन्न करता है। चलिए अगला प्रश्न आता है वाटर हार्वेस्टिंग से कौन लाभ उठाएगा या उठाता है? तो यहाँ पर है भूजल स्तर, सड़क सुरक्षा, फॉसिल फ्यूल, गैस उत्पादन। तो देखिए वाटर हार्वेस्टिंग का मतलब ही होता है जो जल संरक्षण की एक तकनीक होती है। यहाँ पर जो छत का और इनका जो जल होता है वहाँ पर उसे ज़मीन के अंदर उतारा जाता है। तो यहाँ पर निश्चित रूप से ये भूजल स्तर में वृद्धि करने का कार्य करता है वाटर हार्वेस्टिंग। तो ऑप्शन नंबर ए होगा उत्तर। नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण कौन सा सिद्धांत होगा? अपव्यय, रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग है, अनियंत्रित खनन है, वन कटाई है। तो देखिए यहाँ पर नेचुरल रिसोर्स मैनेजमेंट में सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, जो कि रिसाइकलिंग और पुनः उपयोग पर आधारित होता है। यानी कि हम किसी भी संसाधन का जब उपयोग करते हैं उसको फिर से रिसाइकल करें और उसको दोबारा उपयोग योग्य बनाएं। ये प्रोसेस जो होता है, ये सिद्धांत होता है सबसे महत्वपूर्ण। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है जल प्रबंधन के लिए कौन सा तरीका सबसे उपयुक्त नहीं होगा? यहाँ पर जो नहीं है उसकी बात की जाएगी। तो यहाँ पर है ड्रिप इरिगेशन या वर्षा जल संचयन, भूमिगत पानी की अनियंत्रित बोरिंग या जल शोधन संयंत्र। तो भूमिगत पानी की अनियंत्रित बोरिंग जो होगा ये तरीका यहाँ पर सही इसमें नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। आगे देखिए इको फ्रेंडली ऊर्जा स्रोत किसे कहते हैं? तो यहाँ पर इको फ्रेंडली ऊर्जा स्रोत हम यहाँ पर कोयला और डीजल, पवन और सौर और हाइड्रो, प्राकृतिक गैस, नाभिकीय। तो देखिए इको फ्रेंडली के अंतर्गत हम पवन, सौर और हाइड्रो जो एनर्जी होगी उसको यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि इनसे किसी प्रकार का जो हमारा जलवायु परिवर्तन है वो नहीं होता है। आगे देखिए नवीकरणीय ऊर्जा के कौन से स्रोत को सबसे कम भूमि की आवश्यकता होती है? तो यहाँ पर बात की जाए सौर खेत, पेट्रोलियम रिजर्व, पवन पावर या फिर बायोमास प्लांट। तो इन सब की अपेक्षा देखा जाए तो पवन ऊर्जा जो होगी इसको यहाँ पर लगाने में कम भूमि की आवश्यकता होगी। चलिए अगले प्रश्न पर बात करते हैं। पृथ्वी पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निम्न में से कौन शामिल नहीं है? तो यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में जो शामिल नहीं होगा उसे हम देखें सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, कोयला है, जल ऊर्जा है। तो देखिए कोयला जो है ये नवीकरणीय में शामिल नहीं, ये अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में शामिल होता है, क्योंकि एक बार इसका उपयोग होने पर इसको बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है। तो यहाँ पर कोयला होगा हमारा उत्तर। वनों की कटाई से सबसे अधिक क्या प्रभावित होता है?
तो देखिए, जब वनों की कटाई होती है तो खनिजों की उपलब्धता, जलवायु संतुलन, मिट्टी की रचना, हवा की गति, तो इन सब में सबसे ज़्यादा जो प्रभाव पड़ता है वो पड़ता है जलवायु संतुलन पर। जलवायु संतुलन जो होता है अनियंत्रित होता है, जलवायु जो होती है वो गर्म होती है। ऐसे कई दुष्प्रभाव इसके हमें देखने को मिलते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न आता है, पृथ्वी पर उपलब्ध नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधनों में क्या अंतर है? तो यहाँ पर बात की जाए, केवल नवीकरणीय संसाधन पर्यावरणीय रूप से उपयुक्त हैं, बी है नवीकरणीय संसाधन संपूरित होते हैं परंतु अनवीकरणीय समाप्त हो सकते हैं। अनवीकरणीय संसाधन सदा उपलब्ध रहते हैं और डी है इन दोनों में कोई अंतर नहीं है। तो देखिए, नवीकरणीय संसाधन जो होते हैं ये संपूरित होते हैं परंतु अनवीकरणीय यहाँ पर समाप्त हो सकते हैं। तो ऑप्शन जो बी होगा वो हमारा इसमें उत्तर होगा। अगले प्रश्न पर बात की जाए, निम्न में से कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है? पवन, सौर ऊर्जा, जीवाश्म ईंधन या फिर जल? तो यहाँ पर अनवीकरणीय जो होगा वो होगा जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल, जिसे हम कहेंगे क्योंकि इसको बनने में काफ़ी समय हो लगता है। हाइड्रो पावर को किस श्रेणी में रखा जाएगा? तो हाइड्रो पावर को यहाँ पर हम नवीकरणीय, अनवीकरणीय, केंद्रित ऊर्जा या गुप्त ऊर्जा, तो हाइड्रो पावर को यहाँ पर हम रखेंगे वाटर एनर्जी को नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत। आगे बढ़ते हैं, भारत में प्राकृतिक संसाधन सुरक्षित करने वाला कानून कौन सा है? पर्यावरणीय संरक्षण अधिनियम 1986, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 या जल उपयोग संरक्षण अधिनियम 2020 या फिर प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम 1981। तो देखिए, यहाँ पर बात की जाए, हमारे प्राकृतिक संसाधनों को संरक्षित करने वाला जो कानून होगा वो होगा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, इसमें हमारा उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, नदी बांध से सबसे प्रमुख समस्या क्या हो सकती है? तो यहाँ पर क्या समस्या सबसे ज़्यादा हो सकती है? ऊर्जा उत्पादन, जल संरक्षण, पारिस्थितिक असंतुलन या फिर पशुपालन? तो यहाँ पर बात की जाए, नदी और बांध से सबसे ज़्यादा जो समस्या प्रमुख हो सकती है वो होती है पारिस्थितिक असंतुलन, क्योंकि ये चीज़ जब निर्मित होती है तो कहीं ना कहीं इससे जंगलों का विनाश होता है और ये पारिस्थितिक असंतुलन यहाँ पर पैदा करती है। आगे बढ़ते हैं, जैव ईंधन किस प्रकृति का होता है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, केंद्रित या फिर नाभिकीय? तो इसे हम रखेंगे यहाँ पर नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत में। निम्न में से कौन सा जैव ईंधन है? रतनजोत, डीजल, प्लास्टिक, थैली? तो यहाँ पर उत्तर बन जाता है रतनजोत, जो कि जैट्रोफा नामक पौधे से प्राप्त होता है। इसका नाम वैसे रतनजोत भी है और ये एक जैव ईंधन माना जाएगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो यहाँ पर इसकी बात की जाए, पर्यावरण पर भार डालना, आर्थिक पर्यावरण संतुलन बनाए रखना, द्वितीय विश्व युद्ध मॉडल तैयार करना या ऊर्जा पर खर्चे बढ़ाना? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो मुख्य होगा वो होगा आर्थिक पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखना। ऑप्शन नंबर जो बी होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन है? हवा, पानी, कोयला या फिर सूर्य? तो यहाँ पर जो कोयला होगा वो गैर नवीकरणीय प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएगा। भारत में वन संसाधनों की देखभाल कौन करता है? वन एवं पर्यावरण मंत्रालय, जल मंत्रालय, स्वास्थ्य मंत्रालय, कृषि मंत्रालय? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं वन एवं पर्यावरण मंत्रालय जो होगा ये भारत में वनों के संसाधनों की देखभाल यहाँ पर देखरेख करता है। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा प्राकृतिक संसाधन शिक्षकों के लिए विषय आधारित अधिगम सामग्री में शामिल हो सकता है? तो यहाँ पर बात की जाए, ऊर्जा स्रोत, खाना पकाने के बर्तन, सड़क यातायात चिन्ह, भाषा प्रवाह? तो यहाँ पर ऊर्जा स्रोत जो होगा ये हमारा उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? कोयला, पेट्रोल, सूर्य का प्रकाश या फिर प्राकृतिक गैस? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सूर्य का जो प्रकाश है वो इन तीनों की अपेक्षा नवीकरणीय संसाधन होगा, ये अनवीकरणीय के अंतर्गत आएंगे। कोयला किस प्रकार का संसाधन है? इसके ऊपर हम कई बार बात कर चुके हैं। कोयला अनवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत आता है और ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा उत्तर होगा। आगे बढ़ते हैं, निम्न में से कौन सा ऊर्जा स्रोत प्रदूषण नहीं फैलाता? तो देखिए, डीजल है, बायोगैस है, पवन ऊर्जा है या कोयला है?
तो यहाँ पर यदि देखा जाए तो जो पवन ऊर्जा होगा ये किसी प्रकार का यहाँ पर प्रदूषण नहीं फैलाएगा। ये ऊर्जा स्रोत हमारे लिए काफी महत्वपूर्ण होगा। आगे देखिए, जल का संरक्षण क्यों आवश्यक है। तो जल सस्ता है, जल सीमित मात्रा में, जल प्रदूषित नहीं होता, जल अपार मात्रा में उपलब्ध है। तो देखिए, कुछ हमारे प्राकृतिक संसाधन जो है निश्चित रूप से वो बहुत सीमित मात्रा में है और इसलिए हमें उनका संरक्षण करने की आवश्यकता भी है। तो जल सीमित मात्रा में है, इसलिए इसके संरक्षण की हमें आवश्यकता होती है। तो ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर उत्तर बन जाएगा। कौन सी ऊर्जा अक्षय है। तो यहाँ पर अक्षय ऊर्जा पेट्रोल, कोयला, सौर ऊर्जा, डीजल। तो यहाँ पर बात की जाए सौर ऊर्जा जो है वो यहाँ पर मानी जाएगी अक्षय ऊर्जा। सतत विकास का क्या अर्थ है। और तीव्र औद्योगिकरण, अधिक प्राकृतिक संसाधन उपयोग, संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग या फिर जनसंख्या वृद्धि। तो देखिए, सतत विकास के अर्थ की बात की जाए तो यहाँ पर संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग, ऑप्शन नंबर सी जो होगा वो हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। यानी कि हम संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करेंगे तो निश्चित रूप से ये हमारे लिए एक सतत विकास होगा। अगला प्रश्न है, बायोगैस किससे बनाई जाएगी। कोयला, प्राकृतिक गैस, पशु अपशिष्ट या फिर पेट्रोल। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये बनाई जाएगी ऑप्शन सी, पशु अपशिष्टों के माध्यम से बनाई जाएगी। वन क्यों आवश्यक है। वर्षा लाने के लिए, जनसंख्या बढ़ाने के लिए, सड़क के लिए, भूमि देने के लिए या फिर उद्योग के लिए। तो देखिए, वन हमारे लिए हमारे प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए भी काफी महत्वपूर्ण है। साथ ही साथ वनों से हम वर्षा को भी नियंत्रित करते हैं। तो वर्षा लाने के लिए यहाँ पर वन हमारे लिए जरूरी होंगे। आगे बात की जाए, जलवायु परिवर्तन मुख्यतः किसके कारण हो रहा है। नाभिक की ऊर्जा, पेड़ लगाना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन या सौर ऊर्जा। तो यहाँ पर बात की जाए गैस, ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन की, जिनके कारण जलवायु परिवर्तन जो है ये मुख्य रूप से जिम्मेदार होगा। आगे देखते हैं, कौन सा कार्य जल संरक्षण में सहायक है। वर्षा जल संचयन, भूमिगत जल का अत्यधिक दोहन, जल का अपव्यय, नदियों में कचरा डालना। तो यहाँ पर वर्षा जल संचयन जो होगा ये जल संरक्षण में सहायक होगा। ये प्रश्न थोड़ा बार बार पूछा गया है, इसलिए आपको शायद ये यहाँ पर देखने को मिल रहा है। निम्न में से कौन सा संसाधन वर्षा जल संचयन में उपयोगी होता है। तो वर्षा जल का संचयन हम किस प्रकार कर सकते हैं। ड्रम, सिलेंडर, बैटरी, पाइप। तो देखिए, यहाँ पर ड्रम वगैरह के माध्यम से या टैंक बना करके हम वर्षा जल संचयन जो है उसको संचित कर सकते हैं, जिसको बाद में हम उपयोग में ले सकते हैं। आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न पर। नदियां किस प्रकार का संसाधन है। यहाँ पर है मानव निर्मित, प्राकृतिक, औद्योगिक, कृत्रिम। तो देखिए, नदियां जो होती है ये प्राकृतिक संसाधन के अंतर्गत आएंगी और इसलिए हमारा जो विकल्प बी होगा वो इसमें यहाँ पर उत्तर होगा। आगे बात की जाए अगले प्रश्न पर, अनवीकरणीय संसाधनों का एक उदाहरण क्या है। हवा, सूर्य, कोयला, पानी। तो देखिए, यहाँ पर होगा कोयला और ये आता है अनवीकरणीय ऊर्जा संसाधन में। काफी बार प्रश्न आपको देखने को मिला, काफी बार पूछा भी गया प्रश्न है। ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह। तो यहाँ पर गैर पारंपरिक स्रोतों का समूह खनिज तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला है। बी विकल्प की बात की जाए, कोयला पवन ऊर्जा, बायोगैस है, सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। डी है भूतापी ऊर्जा, प्राकृतिक गैस या पेट्रोलियम। तो यहाँ पर हमारा जो उत्तर बनेगा वो बनेगा सौर ऊर्जा, परमाणु ऊर्जा, पवन ऊर्जा। ये तीनों नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत के अंतर्गत आते हैं और ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर उत्तर होगा। चलिए, अगला प्रश्न आता है, सीएनजी व बायोगैस के मुख्य घटक हैं। तो सीएनजी और बायोगैस के मुख्य घटक के अंतर्गत प्रोपेन है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, मीथेन है, एथेन है। तो यहाँ पर होगा ऑप्शन नंबर सी हमारा उत्तर, मीथेन यहाँ पर मुख्य घटक में शामिल होगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पर, भारत में जल सप्ताह 2019 जो है कब मनाया गया था। तो भारत में जल सप्ताह की बात की जाए 2019 के, तो ये 15 से 21 जनवरी, 22 से 26 मार्च, 2 से 8 अक्टूबर, 24 से 28 सितंबर। तो यहाँ पर सही उत्तर जो होगा वो होगा 24 से 28 सितंबर और ये सप्ताह जल संरक्षण पर केंद्रित था। तो दोस्तों, यहाँ पर आज जो हमने प्रश्न थे
जितने प्रश्न शामिल लिखे थे वो क्वेश्चन यहाँ पर होते हैं समाप्त। और क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आपने जो समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं जल्द ही एक और नए वीडियो के साथ। धन्यवाद।